मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज पेपर 5 और पेपर 6 का विश्लेषण करते हैं। पेपर 5 और पेपर 6 आशा है आप लोगों ने काफी अच्छा दिया होगा एग्जाम। हालांकि अगर समग्र पेपर का विश्लेषण एक साथ किया जाए 3, 4, 5, 6 है ना, जिस पेपर के जो थे, तो निश्चित रूप से इसे आसान कहना उचित नहीं होगा। बैलेंस्ड पेपर था सारा का सारा। जिन्होंने मेहनत किया है उन्हीं को लाभ मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लिखने का तो सब लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो मार्क्स आते हैं उन्हीं को आते हैं जिन्होंने पूरी तरह से प्रॉपर वे में तैयारी कर एग्जाम हॉल में प्रवेश किया था। चलिए हम लोग पहले इकोनॉमिक्स पर देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो आपके हैं, राष्ट्रीय आय मापन की विधि का प्रयोग, तीनों विधि है। ओके, इस सभी लोगों ने सही ही किया होगा। भारत के संदर्भ में पूछा गया था। भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन ऑप्शन से जो है स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है, कि पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। पॉपुलेशन पॉलिसी को 2 बार मैंने टेस्ट के दौरान रिवीजन आपसे करवाया था, टेस्ट भी दिलवाया था, कई बार आपने स्ट्रक्चर भी लिखा था। तो आशा है इसमें गलती आप लोगों ने नहीं किया होगा। बी सी डी जो है आपका पूरी तरह से सही है, वो पहला 3 पॉइंट ही था। और ये 2015 वाला जो है कि जो स्टेबिलिटी प्राप्त करना है, रिप्लेसमेंट लेवल्स बाय 2015, ये वास्तव में 2010 है, ठीक है। तो गलत पूछा गया था, तो ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन जो है आपका सही है, ठीक है। तो बी नंबर तो आपका सही है, नॉर्मन बोरलॉग वाला, उनके द्वारा ही डेवलप किया गया था गेहूं, फिर पूरे वर्ल्ड में जो है फैला। आधुनिक तकनीक और उपकरणों को शामिल करके कृषि का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। देखिए शामिल तो था, ये विवादित जेपीएससी क्या आंसर मानता है, लेकिन जो मुख्य आधारित का था हाई यील्ड वैरायटी जो आपका सीड्स था वो एक था, और दूसरा था उर्वरक, वो 2 आधार पर था। जेपीएससी जो माने अब उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बी नंबर आपका 100% सही होगा। नेक्स्ट जो है लोकवित्त के जनक, लोकवित्त जो पब्लिक फाइनेंस का नोट्स दिया गया था उसमें है डाल्टन, ठीक है। बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क कहाँ प्रस्तावित है, ये करंट अफेयर से आ गया है, ठीक है। ये वास्तव में तमिलनाडु जिन्होंने मारा है उनका सही है। डिफिसिट से रिलेटेड है, डिफिसिट के बारे में, चारों डिफिसिट के बारे में नोट्स में डिटेल में आपका था, ठीक है। चारों घाटा के बारे में डिटेल बताया गया है, यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राथमिक घाटा को याद रखिएगा, और चालू वर्ष का होता है, उसमें ब्याज जो पहले, चूंकि ब्याज जो आप भुगतान करते हैं वो पहले के किसी वर्ष का है, इसलिए ब्याज को इसमें माइनस नहीं किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा की अपेक्षा कुछ कम होता है, तो सी नंबर इसका उत्तर है। मानव विकास सूचकांक के संकेतकों में बहुत सिंपल आपका है, तो किन 3 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। पर्यावरण तो आपका नहीं प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बना लिए होंगे इसको। सतत विकास मानकों के रूप में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है ना, क्योंकि एबीसी मेरे विचार से तीनों शामिल है, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं अगर उत्तर देते हैं तो लगता है कि तीनों नहीं शामिल है, ठीक है। तो लेकिन लगता है हमको कि जेपीएससी इसका डी उत्तर देगा, अन्यथा फिर आपका पीढ़ीगत समानता तो होगा ही, लैंगिक असमानता और विविधता, ठीक है। तो ये नंबर उत्तर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर, आय नहीं, भारत में उपभोग के स्तर पर निर्धारित होता है, नीति आयोग इसको टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी रेखा का अनुमान आजकल करवाता है, ये सही है। तो 2 नंबर जो है आपका सही है। बेरोजगारी जाल क्या है, बेरोजगारी जाल सिंपल सा हुआ है, जब बेरोजगारी के दौरान कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं या कुछ विशेष लाभ होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि चलो यही ठीक है, रोजगार में जाने से बेहतर है, मेहनत करने से बेहतर है, यही अच्छा है, तो इसको कहा जाता है बेरोजगारी जाल। तो इसका उत्तर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो आपका है
1960 के हरित क्रांति का संबंध किससे था? सिंपल है, एचवाईवी बीजों के प्रयोग से, इसलिए मैंने ऊपर कहा, ठीक है। को तकनीक वाला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 6 अगस्त में हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका, निम्न में कौन संयोग सही है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है वो कृषि वित्त देता है, तो सही हो जाएगा। विश्व के कितने देश WTO के सदस्य हैं? तो आपको पता है कि 164 देश हैं। अंतिम देश जो आपका WTO का 2016 में बना था वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट जो है, शेयर बाजार पर एक तरह से नियंत्रण कौन रखता है? तो सेबी होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है आपका, राजकोषीय घाटा है ना, को कैसे पूरा किया जाता है? तो एक तो उधारी लेकर के पूरा किया जा सकता है, शेयरों की बिक्री भी तो उधारी हुआ, वो भी हो सकता है। जब दो हो गया तो अधिक कर लगा करके भी मजबूरी है आपका, इसलिए एबीसी उपरोक्त सभी। 2019-20 में द्वितीय क्षेत्र का झारखंड के इकोनॉमी में क्या योगदान था? तो ये तो आपको नोट्स में दिया गया था, है ना। जिन्होंने उस नोट्स को पढ़ा होगा झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना को, तो वहां पर क्लियरली 32.8% एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर आईक्यू का थोड़ा प्रयोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा है 20.8%। चूंकि झारखंड जो है साक्षरता की दृष्टि से बहुत ही खराब सिचुएशन में है, तो भारत की अपेक्षा जो है वो काफी पीछे है। तो लगभग 21% का डिफरेंस है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष, ठीक है, बहुत लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा, ठीक है। ये आपका स्पेशली कोविड के दौरान इसका जो आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, और यहाँ पर जो गलती यहाँ पर है, 5 किलो नहीं, इसमें 10 किलो दिया जाता है अनाज। वन रिपोर्ट तो लगभग सारे लोगों ने सही किया होगा, 29.62%, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय मापन के विशेष सारे तरीकों की चर्चा करें। तो देखिए, लिखा तो इसमें सभी ने होगा, लेकिन कितना प्रभावी वे में आपने लिखा है। जैसे डोमेस्टिक जो आपका बाउंड्रीज होता है उसका आपने जिक्र किया या नहीं, एक देश के निवासी का जिक्र किया या नहीं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को थोड़ा सा और अच्छा से आप इन सारे तत्वों को शामिल कर ज्यादा प्रभावी अपने उत्तर को बना सकते थे। और राष्ट्रीय आय के मापन के विभिन्न तरीका, तो विभिन्न तरीका तो आप समझ ही रहे हैं कौन कौन है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आय को NNP-FC के माध्यम से भी स्पष्ट आपको अंत में एनी हाउ करना था। और राष्ट्रीय आय के मापन के जो तरीके हैं, 3 जो विधियां हैं, उसको देने के साथ राष्ट्रीय आय में जो आपका लास्ट में 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र हैं, उसको भी आपको देना चाहिए। और राष्ट्रीय आय क्या है, इसमें क्या नहीं शामिल होता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है, उसको भी अगर आप इंडिकेट अपनी बुद्धिमानी से कर देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे विचार से GDP NNP का क्या यूज है, नहीं है, ये सब शामिल करना जरूरी नहीं आपका है, ठीक है। बजट पर एक निबंध लिखें, बजट के सिद्धांत और प्रकारों की व्याख्या करें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि 3 पार्ट में आपका प्रश्न है। बजट पर एक निबंध लिखना है, बजट के बारे में डिटेल लिखें, उसके सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिए, और उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में लिख दिए। 3 पार्ट्स में ये आपका प्रश्न है। सतत विकास, मैंने तो बार बार कहा था कि सतत विकास जो है, धारणीय विकास, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। वहां पर मैंने मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय कहा था, तो देखिए दोनों तो आपका आ ही गया है। सतत विकास की अवधारणा को एक तरह से पूछा गया है कि कैसे उत्पत्ति हुआ, पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, केंद्र राज्यों की हरित GDP का मापन शुरू करेगा, इसका व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसमें घबराने जैसा कोई बात नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका था 2018 में केंद्र के द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्यों के लिए जो है हरित GDP की घोषणा मापन की शुरुआत केंद्र के द्वारा की जाएगी। तो हरित GDP क्या है अगर आप जानते थे, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसको व्याख्या कर सकते थे। और ऐसे भी प्रश्न ऑलरेडी पहले 2 पार्ट का आप उत्तर दे चुके हैं, ये तीसरा पार्ट आपका प्रश्न का था, तो बहुत ज्यादा तो यहाँ पर लिखना था नहीं। अगर वो नहीं आता था तो भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखें, है ना। 1 से लेकर के 12वें पंचवर्षीय योजना तक आपको क्लियरली नोट्स दे दिया गया था, क्लियर।
उसको जो है आपको अच्छी तरह से बैलेंस्ड वे में 700-800 वर्ड्स में आराम से आप लिख सकते थे। ठीक है, अगर याद रहता तो वो भी एक बहुत ही अच्छा आपका सेकंड सेक्शन जो है आपका एक अच्छा ऑप्शन सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अगर आपको याद था, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक सिंहावलोकन करें। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको चुनना चाहिए था। इसमें लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान यही रखना था सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखना है। और किस पर था? अर्थव्यवस्था पर था। अर्थव्यवस्था मीन्स सिंपल सा है, उसको भी डिवाइड अप कर देते। उद्योग पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, व्यापार पर प्रभाव, ठीक है, हर चीज, शेयर बाजार, पूंजी बाजार पर प्रभाव, हर चीज को आप कर सकते थे। अर्थव्यवस्था में आप यहाँ तक विदेशी मुद्रा पर, एफडीआई पर, या फिर जो विदेशी मुद्रा हो गया, निवेश पर प्रभाव, एफडीआई पर प्रभाव, हर चीज को आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड फिर क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स और याद आने लगते हैं। तो आपका उत्तर जो है गति पकड़ता जाता है। फिर किसी भी तरह की ना आपको कंफ्यूजन होती है, ना परीक्षक को चेक करने के दौरान कंफ्यूजन होती है। हाल ही में भारत में किए गए कृषि सुधारों की व्याख्या करें। ठीक है, देखिए हाल ही में का अर्थ जो है आपका, इसका अर्थ थोड़ा सा हाल ही जो लगा दिया ना, इससे यह प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ पड़ गया। क्लियर? तो कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए, है ना, संस्थागत तकनीकी, तो उसमें से आपको लिख सकते थे। लेकिन हाल ही का अर्थ नहीं है कि आपको बस तीनों कृषि सुधार का, ऐसे भी वो रद्द हो चुका है। ठीक है, तीनों कृषि सुधार कानून को ही आपको लिख करके छोड़ देना था। थोड़ा आप 15-20 वर्षों में पीछे आप जा सकते थे, और खास करके वैश्वीकरण, उदारीकरण के दौरान किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए अलग अलग, उसको आप लिख सकते थे। लेकिन मेरे विचार से अगर चयन करने को कहा जाए तो पहला वाला क्वेश्चन ही आपको चयन करके लिखना चाहिए था। आशा है आपने उसी का चयन किया होगा। अगला जो है, झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं? सिंपल है, जो भारत सरकार के स्रोत हैं तो झारखंड सरकार है। देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पहला सेक्शन का बात किया जाए तो निश्चित रूप से क्या स्रोत हो सकता है, तो आंतरिक स्रोत हो सकता है, यानी कि राज्य के अंदर का स्रोत। ठीक है, भारत सरकार का स्रोत हो सकता है, विदेशी सरकार से भी ऋण राज्य सरकारों के द्वारा लिया जाता है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति से। डायरेक्ट ऐसे लेने का प्रावधान बहुत रेयर केस में ही है, निवेश के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इसका पार्ट है, झारखंड के ऋण स्थिरता संकेतकों में हाल में रुझानों पर चर्चा करें, तो ये कहीं से उचित नहीं होता कि आप इस प्रश्न का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि ये कैग की रिपोर्ट में आता है। जब तक सिलेबस में आपका नहीं रहेगा तो आप कितना पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देना बेहतर था, और शायद आप लोगों ने छोड़ा भी होगा निश्चित रूप से। बचा आपका विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये आपके बुद्धिमानी पर निर्भर करता था कि बाकी लोगों से आप बेहतर कैसे लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकास संबंधी चिंता है, झारखंड जैसा स्टेट है, तो झारखंड जैसा स्टेट जो है आपका, तो विकास संबंधी चिंता क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपका सोच, है ना, बुद्धि, आपका व्यापकता दिमाग का, कितना ब्रॉड माइंड हमेशा आप रखते हैं आसपास के सूचनाओं के प्रति, देश राज्य के सूचनाओं के प्रति, उससे ये आंसर जो है आपका निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो सोच के अलावा, आपके जो भी ब्रॉड माइंड के अलावा, एक जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर है आपका, वह है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स को शामिल किया है, उसको सुन लीजिए। जैसे आर्थिक और गैर आर्थिक दो चुनौतियां हो सकती हैं। ठीक है, जो नेशनल लेवल के इकोनॉमी पर होते हैं। जैसे आर्थिक में है, कृषि के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, उद्योग के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, पूंजी और निवेश से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, परिवहन, संचार, और केंद्र के द्वारा उपेक्षा। क्लियर? अब यहाँ पर आप कहीं आरेख बना सकते हैं, कहीं किसी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी है, 2 लाइन 3 लाइन करके आप लिखिएगा तो बहुत सारा लिखा जाएगा। अब गैर आर्थिक चुनौतियां जो हैं, उसे भी मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में बांट दिया है।
जो जनसंख्या से संबंधित चुनौतियां और अन्य चुनौतियां, जो गैर आर्थिक चुनौतियां हैं, जनसंख्या से संबंधित चुनौतियां को हमेशा इस तरीके से चुनौती या कई और भी अवसर आएंगे तो जनसंख्या वाले को अलग ही लिखिएगा, बहुत कुछ वहां लिखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अधिकांश भाग जो है झारखंड का अशिक्षा के शिकार हैं, या फिर महिलाओं के विशेष संदर्भ में आप लिख सकते हैं, उनकी शिक्षा कुछ बहुत ज्यादा है, यानी कि लैंगिक असमानता की ओर आप फिर शिफ्ट कर जा सकते हैं। ठीक है, महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है, कुपोषण की समस्या है जनसंख्या में, कई तरह के रोगों की समस्या है जिसका उन्मूलन, जैसे मलेरिया वगैरह हुआ, कालाजार वगैरह हुआ, जो पूरी तरह से उबर नहीं पा रहा है झारखंड जैसा राज्य। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनघनत्व बहुत ज्यादा है निश्चित रूप से। कुछ आपको याद है कितना वृद्धि दर है झारखंड का, कितना जनघनत्व है, भारत में क्या रैंक है, उस हिसाब से भी आप कुछ कुछ क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ऐड करते जाइए। जनसंख्या जो हमारी अकुशल है झारखंड की, लैंगिक भेदभाव कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, जिसके कारण महिलाओं को थोड़ा सा कम अवसर मिला है अलग अलग क्षेत्रों में। और देखिए, जब 50% महिलाएं, चाहे देश हो, राज्य हो, समाज हो, है ना, 50% महिलाओं का योगदान नहीं रहेगा तो वह देश, समाज और राज्य निश्चित रूप से पिछड़ा रहेगा बाकी अन्य के तुलना में। क्लियर? और जो आपका अन्य समस्याओं में अंधविश्वास से संबंधित समस्याएं, ठीक है, जब गैर आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको सॉल्व करने में ही सरकार के बहुत सारे संसाधन जो है खर्च हो जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा चुनौती के रूप में सामने आता है। ठीक है, जनजातीय वर्गों का शोषण, ठीक है, तो जनजातीय वर्ग एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है झारखंड की जनसंख्या में, लगभग 26% से अधिक उनकी जनसंख्या है। ठीक है, लेकिन आज आजादी के 70 वर्षों के बाद भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो आज झारखंड का भी 20 वर्ष हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस शोषण के शिकार जो है आपका सिर्फ जनजातियों का गैर जनजातियों के द्वारा किया जा रहा है। जनजातियों का, जनजातीय का जो आपका उच्च वर्ग है ना, जो थोड़ा प्रभावशाली हो गए हैं, उनके द्वारा भी होता है। शोषण का जो आपका स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता है ना। भगत सिंह खुद कहते थे ना कि शोषण जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेज कर रहे हैं, जब अंग्रेज चले जाएंगे तो भारतीय भी भारतीय का करेंगे, तो हर टाइप के शोषक तत्वों का समापन होना चाहिए, यही असली जो है स्वतंत्रता होगी। ठीक है, वो तो अभी तक गेन नहीं हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी रूप में शोषण, जो सबल वर्ग, दो ही वर्ग होता है, एक सबल वर्ग एक निर्बल वर्ग, सबल वर्ग के द्वारा निर्बल वर्ग का शोषण हो रहा है। जितना भी पिछड़ा स्टेट कोई है तो ये सब समस्या आपका कुछ ज्यादा ही दिखता है। भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार का तो बहुत सारा स्टोरी ही आपका झारखंड में बना है, इसमें तो कोई भी असहमत नहीं होंगे। मुख्यमंत्री तक इसके आरोपी रह चुके हैं, जेल जा चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला आपका है, हाँ, यही सब आपको लिखना था, संक्षेप में चर्चा करना था, लिखने को पूरा खुला आसमान था। ठीक है, सारा डिसीजन आपको लेना था कि आप किस तरीके से बेहतर वे में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि परीक्षक, मैं वगैरह भी आवश्यकता अनुसार कहीं डाल सकते थे, तो परीक्षक जो है आपसे प्रभावित हो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा, क्योंकि देखिए जो सिचुएशन वहां पर था, है ना, इस बार मैं देख रहा हूं कि कई क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ सिलेबस जेपीएससी के द्वारा दिए गए हैं, है ना। सिलेबस से थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता है, लेकिन उस तरीके से आकलन कीजिएगा तो हजारों टॉपिक से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी जेपीएससी ने एक चीज तो किया कि ऑप्शन आपके लिए छोड़ा। ठीक है, ये नहीं सक रहा है तो ये वाला बना करके दिखाओ जो सिलेबस का है। ठीक है, ये चीज तो है। पॉलिटी में ही आपको बहुत ही दिमाग लगाने वाला कुछ क्वेश्चन दिया गया था, जिससे सिर्फ मूलाधिकार फिनिश करके जो है आप फिनिश नहीं कर सकते थे, तो वहां पर रास्ता खुला छोड़ा था जेपीएससी ने, जिसने मेहनत किया था उनके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं लास्ट पेपर आपका जीएस पेपर 6। इसमें जो है वायुमंडल
को पृथ्वी यानी कि पृथ्वी जो है वायुमंडल को कैसे रख सकता है? तो अपने ग्रेविटेशनल पावर के कारण रख सकता है। एक पत्थर है, एक मेज के ऊपर है, ठीक है? तो ये तो वॉइस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बहुत सारा ऐसा उदाहरण पूछा गया था, तो इसमें तो आपका स्टैटिक एनर्जी होगा, सिंपल है ये। नेक्स्ट जो है, निम्न में कौन सी ऊर्जा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का अर्थ होता है ऐसा एनर्जी का सोर्स जो एनर्जी जो पृथ्वी पर आप जिससे अलग अलग सेक्शन से प्राप्त करते हैं एनर्जी, है ना? सुनते हैं ना आप विंड एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, ठीक है? उनको भी एनर्जी प्रदान करता है, तो सूर्य ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। यूरिया का फार्मूला, है ना? जिनको याद होगा बनाए होंगे, जिनको नहीं याद होगा नहीं बनाए होंगे। इसका डी नंबर आंसर होगा। गोल्जी बॉडी पदार्थों के संग्रहण और श्रावण में, ठीक है? स्टेनले मिलर, ठीक है? ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ये अमीनो एसिड का बचा हुआ पदार्थ होता है। मेंडल, ये इजी था, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। थायरेक्सिन हार्मोन जो आपका है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, वह क्षेत्र जहां 50 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होता है ना? 500 से 1000 mm मैंने 50 से 100 सेंटीमीटर तक। तो सिंपल सा है, वो आपका शुष्क तो नहीं कहलाएगा, 50 सेंटीमीटर से कम वाला शुष्क होता है, आपका अर्ध शुष्क कहलाएगा। एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितने की वर्षा होनी चाहिए? ये सब किन्हीं किन्हीं को जरूर जो है टफ लगा होगा, क्योंकि ये सब सिंपली नहीं पढ़ के जाते हैं लोग। सिंपल सा है, प्रैक्टिकल चीज है। 2.5 mm ये आपका होगा। जब एक वर्षा के दिन में हर दिन जो है 2.5 mm जनरली वर्षा हो जाता है औसत रूप से। वैश्विक ताप वृद्धि में किस गैस की भूमिका है? आपको पता है कि CO2 गैस की सर्वाधिक भूमिका है। हालांकि भविष्य में माना जा रहा है किसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता रहा तो मीथेन की भूमिका जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मध्य अवधि के मौसम पूर्वानुमान की क्या अवधि है? ये भी थोड़ा टफ लगा होगा, है ना? क्योंकि ये सब जनरली जो है आपका सामान्य रूप से पुस्तकों में नहीं मिलता है। तो ये 2 से 7 दिन होगा, ठीक है? अंदाजित सही हो गया होगा तो चलिए कोई बात नहीं है। निम्न में कौन एक प्राकृतिक घटक नहीं है? इजी है, ठीक है? क्योंकि बाकी तो गैस हैं, जलवाष्प, ऑर्गन, क्रिप्टन अरबों वर्ष से यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन ये CFC जो है, जब से हमने एसी वगैरह यूज करना शुरू किया तब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अस्तित्व में आया। नेक्स्ट जो है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना? बहुत इजी था, इसमें गलती किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना होगा। GHG है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है। अधिकतर अक्षय ऊर्जा स्रोतों में क्या हानि है? ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, ठीक है? और बहुत ही इजी प्रश्न था। हाई रनिंग कॉस्ट, परिचालन लागत जो इसका होता है, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड मिल वाला हो, हर का जो है काफी ज्यादा खर्च पड़ता है। नेक्स्ट जो है, निम्न में कौन सा लवण जल की स्थायी कठोरता? ये तो जानते होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग का उदाहरण नहीं है तो ग्राफीन शीट, ठीक है? ये कार्बन से रिलेटेड है। किस विटामिन की कमी से छोटे बच्चों में अंधेपन? विटामिन ए। जिससेट 6 से मैंने बार बार बताया कि इनसेट की जगह जिससेट आया है, और ये सब जो है संचार उपग्रह है। कोरोना वायरस, सार्स कोविड 2, है ना? COV2 वायरस WHO के द्वारा नाम दिया गया है था। चलिए अब आते हैं पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। तो मैंने बार बार कहा था इस बार मात्रक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को जो लिखा गया है क्वेश्चन, ये तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराया टेस्ट के दौरान और विदाउट टेस्ट भी, डेली टेस्ट में भी, ठीक है? एक नहीं 2-3 बार ये आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं वॉइस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? ये आ गया, काफी अच्छा आप लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट जो है, सूर्य के पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति को व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए, ठीक है? एक केपलर का रिपीटिंग है, बस समझ लीजिए, जो पिछला बार केपलर दिया गया था। देखिए जेपीएससी में आप ध्यान रखिएगा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न हर सेक्शन में दिए गए हैं, ठीक है? तो जो भी आउट ऑफ सिलेबस सेक्शन के प्रश्न आ रहे हैं उसको जो है करते जाना है ना? जैसे पिछला बार केपलर दिया, इस बार भी केपलर दिया, तो इस सब को आपको क्या करना है? करते जाना है। मैं भी जो है जो एक्स्ट्रा आए हैं आउट ऑफ सिलेबस उसका नोट्स जो है एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दूंगा।
ग्रहण से रिलेटेड आपका है और ग्रहण से सुरक्षा के 5 तरीके हैं, ठीक है। इससे बेहतर था ऊपर वाले को लिख देना, अगर केपलर आपको नहीं पता था तो अन्यथा आप नुकसान उठा बैठते। आवश्यक अमीनो एसिड क्या है, ये स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अमीनो एसिड जो है आपके ऐसा सिलेबस में तो एक है नहीं डायरेक्ट, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो देता तो एक समझ में आता, लेकिन ये तो सिलेबस में नहीं है, ओके नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना था, अगर पढ़ के आपका है ऐसा कोई विषय जिसमें अमीनो एसिड आपने पढ़ा है तो लिखिए, लेकिन नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ देना उचित था आपके लिए, ठीक है। हालांकि इसका नोट्स अगली बार के लिए आपका तैयार रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन क्या है, किन्हीं 3 बीमारियों का वर्णन करें जो विटामिन की कमी से होता है। यहाँ देखिए विटामिन क्या है, भले ही छोटा सा है लेकिन इसको डिटेल में और अच्छा से लिखना था आपको, क्लियर। जो 500 से 600 वर्ड है तो 300 साढ़े 300 वर्ड इसको लिखना था, और इसकी कमी से जो 3 बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस 3 बीमारी का वर्णन कैसे करें, ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में विटामिन का नहीं है, ये बीमारी से रिलेटेड हो गया है, ठीक है। तो आपको ऐसा बीमारी चुनना चाहिए था, ऐसा बीमारी चुनना चाहिए था जिसके बारे में आप अच्छा खासा जानते हैं और विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। जैसे आपका एक आपका चुन सकते थे, डायरिया को चुन सकते थे, क्लियर, कुपोषण को चुन सकते थे, है ना, और एनीमिया को चुन सकते थे। इसके बारे में बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। अब लिखना क्या था इसमें, इसका लक्षण लिख देते। ये तीनों के बारे में तो आप लक्षण अच्छा से जानते हैं, ठीक है। क्यों उत्पत्ति होता है, किन किन परिस्थितियों में, है ना, विटामिन की कमी से तो होता है, और भी परिस्थितियां को लिख दीजिए, ठीक है। इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, और क्या क्या जो है अगर इस तरीके का बीमारी हो जाता है तो क्या क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जो जो जानकारी है लिख दीजिए, है ना। एनीमिया है, जैसे खून का कमी है तो आयरन गोली लेना, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, फॉलिक एसिड। तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है आपका हो जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, विटामिन क्या है, ये तो हो गया। झारखंड राज्य में किसानों के द्वारा अपनाए जल संचयन की विधियां, है ना, और कृषि उत्पादन के लिए किस तरीके से फायदेमंद है। तो ये भी लिख सकते थे, जिनको बंजर भूमि की जानकारी नहीं है तो इसको सिलेक्शन करना चाहिए था, लेकिन जिनको बंजर भूमि का जानकारी था उसको वही वाला सिलेक्शन करना चाहिए था, ठीक है। तो जल संचयन में तालाब, डोभा, कुआं, चेक डैम, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हो गया, ठीक है। अब कृषि के लिए कैसे फायदेमंद है, असली यहीं पर लिखने के लिए परिश्रम आपको करना था, क्लियर, क्योंकि 5 क्वेश्चन भी लिखना था और ये जो है थोड़ा लिख से हट के प्रश्न भी था। कृषि के लिए फायदेमंद जो है आपका कैसे है, यहाँ पर सिंपल सा लिखा है, कृषि के उत्पादन में कैसे लाभदायक है ना, उत्पादन वृद्धि में। तो यहाँ पर पूरा दिमाग में एकदम हमेशा रखना होगा कि उत्पादन में वृद्धि में कैसे सहायक है ना, जल संचयन करने से। तो जो भी मैंने पॉइंट्स दिया है, अगर इसमें से आपके मिलते हैं तो काफी अच्छा आपने लिखा है, ठीक है। जल संचयन करने से सिंचाई अच्छा खासा होता है तो उत्पादन वृद्धि हो रहा। बहुफसली कृषि कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का फसल करेंगे तो प्रोडक्शन में वृद्धि होगा ना, पैसे, मनी की बचत हो सकती है, ठीक है। जल संचयन करते हैं तो मनी की कैसे बचत होगी, सिंचाई के लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होगा। अगर मनी की बचत आप करते हैं तो भविष्य में निवेश कर सकते हैं, ठीक है, जो कृषि के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में मदद करेगा बढ़ाने में। अगर आपका पानी का कमी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा। पहले जितना खेत में आपका जितना प्रोडक्शन होता था उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, आपका सरप्लस प्रोडक्शन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन जब किसान का होगा तो एक्स्ट्रा जो उसका अनाज या कोई भी कृषि उत्पाद प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने के लिए कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, मंडी जाएगा, ठीक है। तो मंडी में तो गतिविधियां बढ़ेंगी ही, साथ ही उस किसान का भी पूंजी निर्माण होगा, निवेश खुद भी कर सकता है और उस पूंजी के बल पर वो और भी ऋण ले सकता है, ठीक है।
क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आपके पास पैसा है तो आपको दूसरे लोग भी ऋण देंगे, बैंक भी ऋण देगा। पैसा नहीं है तो दूसरे लोगों और बैंक से ऋण लेना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि विश्वास की कमी हो जाती है कि क्या ये लौटा पाएगा। मन में ये आ गया बैंक का या किसी भी इंडिविजुअल का, फिर वो आपको ऋण नहीं देगा या फिर बहुत मुश्किल से देगा कड़े शर्तों के साथ, ठीक है। तो उस समस्या से लोग निकलते हैं, तो अगले कृषि वर्ष में जो है प्रोडक्शन की ज्यादा संभावना रहेगी। जल संचयन से ही सब हो रहा है ना। पूंजी निर्माण अगर होता है तो निवेश क्या क्या चीज में हो सकता है, आधुनिक यंत्र में, उर्वरक में, विशेषज्ञ सेवाओं में। देखिए, फिर ये तीनों जो पॉइंट मैंने अभी कहा, ये तीनों के तीनों जो है फिर से कृषि प्रोडक्शन से जुड़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, और ई नाम से जुड़ना, ठीक है। जो मंडी है, ई मंडी है, उससे जुड़ने से फिर तरह तरह के लाभ होंगे। जो समान कृषक थे अब वह आर्थिक कृषक हो गए, नए नए कृषि करने को सोच सकते हैं, सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं, बाजार की मांग के अनुसार प्रोडक्शन कर सकते हैं, नगदी फसलों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और भूमि की उर्वरता भी जल संचयन से बढ़ती है, उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो बहुत सारा पॉइंट्स हो गया, है ना। इसके बाद तो लिखने के लिए कुछ शायद समय भी नहीं बचेगा। इतना पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरह से बैलेंस वे में प्रस्तुत कर देते हैं तो प्रभावी आपका हो सकता है। बंजर भूमि, ये तो आपका नोट्स में भी दिया गया था, बंजर भूमि सिलेक्ट मैंने किया था उस ग्रुप से। तो बंजर भूमि और इसके सुधार, है ना। तो बंजर भूमि और इसका सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित, कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है, कृषि के साथ वृक्षारोपण भी करना, है ना। तो वानिकी में संभावित उपयोग क्या हो सकता है, बहुत ही बेहतर उपयोग हो सकता है। ये चीज में तो दिक्कत आपको होगा ही नहीं, बंजर भूमि और उसका सुधार, काफी डिटेल नोट्स है। अब कृषि वानिकी में संभावित उपयोग, तो संभावित उपयोग क्या हो सकता है, ठीक है। तो संभावित उपयोग यही ना हो सकता है कि बंजर भूमि में आप ईंधन फसल लगा सकते हैं, चारा फसल लगा सकते हैं, जल्दी बढ़ने वाले फसलों को लगा सकते हैं, ठीक है। किसी फसल को छाया देना हो, है ना, तो उसके लिए वृक्ष उसके अनुसार लगा सकते हैं। तो बहुत सारा, एक तो पर्यावरण को लाभ मिलेगा है, दूसरा जो है उर्वरता जमीन की बढ़ेगी, है ना, क्योंकि पानी को वृक्ष के जड़ रोकते हैं, ठीक है। तो वृक्ष कहीं ना कहीं से क्या लाभ देंगे नहीं देंगे वो तो आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लाभ होते हैं जिसका आप विवरण भी दे सकते हैं। वो आपके धरोहर की तरह हो जाते हैं, विरासत की तरह। एक वृक्ष आपने लगाया, उसके हजारों लाभ हैं, ठीक है। तो कृषि वानिकी से बंजर भूमि को आपने डेवलप किया, डेवलप करने का प्रयास किया, मान लीजिए कि एक लेवल तक ही वो डेवलप हो पा रहा है, और उस लेवल से ज्यादा आप लाख प्रयास के बावजूद बंजर भूमि को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा कि चलो कृषि नहीं हो पा रहा है तो कोई पेड़ ही लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे भी कृषि वानिकी को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 5वां नंबर, अम्लीय वर्षा और मरुस्थलीकरण के कारण और परिणाम, है ना। देखिए, यहाँ पर दो सेक्शन है, दोनों का काफी डिटेल नोट्स, अम्ल वर्षा का तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने दिया था, लेकिन मरुस्थलीकरण का तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिला था, लेकिन ये दोनों मिक्स कर दिया, कारण और परिणाम पूछा है, ठीक है। बेहतर होता अम्ल वर्षा का कारण और परिणाम आप लिख देते पहले, उसके बाद मरुस्थलीकरण का कारण और परिणाम आप लिख देते, बहुत ही प्रभावी उत्तर हो जाता, ठीक है। निश्चित रूप से आपने लिखा होगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की विशेषताएं और उसमें किए गए संशोधन का विवरण दें, ठीक है। देखिए, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम का नोट्स तो आपके पास था, बहुत ही बेहतर नोट्स था, उसको लिख दिए होंगे, लेकिन बेहतर होता कि आप ऊपर वाले का चयन करते हैं, क्योंकि इसमें संशोधनों का वर्णन, वास्तव में कोई संशोधन अभी तक हुआ नहीं है। प्रश्न कैसे आया पता नहीं, संशोधन का प्रस्ताव है, ठीक है। तो अगर आप लिख भी दिए हैं वन संरक्षण अधिनियम, तो संशोधन क्या किया गया, ठीक है, आप बाय द वे नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको लिखना था, निम्न किए गए संशोधन, जो पॉइंट्स मन में आ रहा लिख देना था, तभी आपका आंसर जो है पूरा कहा जाएगा। तो इसमें संशोधन का प्रस्ताव जो है ना, प्रस्ताव यही है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो किसी भी तरह से अब विकास में बाधा ना बने, ठीक है, पर्यावरण की भी रक्षा हो और विकास भी
अविरल गति से चलता रहे और जो वहाँ के वनवासी हैं, है ना, जो जंगल पर आधारित हैं, चाहे जनजातीय हों गैर जनजातीय हों, ठीक है, उन्हें भी पर्याप्त अधिकार मिले। कुछ पॉइंट्स खुद भी सोच करके लिख सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन के अनुसार उत्तर को जरूर पूरा कर देना था, ठीक है। एक जो इसमें प्रस्ताव है, हालांकि संशोधन देखिए नहीं हुआ है, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के साथ मिक्स कर दिया जाए और एक नया अधिनियम लॉन्च किया जाए, और जो भी विकास परियोजनाएं हैं, रेलवे, सड़क इत्यादि जो हैं, वन कानून के कारण किसी भी तरह से इसमें बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो सिलेक्शन लेकिन जो यहाँ पर होता आपके लिए बेहतर था, अम्ल वर्षा और मरुस्थलीकरण अगर पता था आपको। क्षय और अक्षय ऊर्जा में विभेद कीजिए, दो अक्षय ऊर्जा स्रोतों के ऊर्जा जनन की प्रक्रिया को वर्णित कीजिए, ठीक है। क्षय ऊर्जा में जो आपको ये करना था, वो एक लाइन दे करके दोनों ओर क्षय और अक्षय को कर देते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर समस्या किन्हीं को आई होगी, दो अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का, है ना। तो समस्या का वास्तव में बात नहीं था, यहाँ आप सिलेक्शन कर सकते थे। दो अक्षय ऊर्जा चलिए मान लेते हैं आपका बायोगैस को ले लिए, ठीक है। क्या है, जनन की प्रक्रिया। तो बायोगैस कैसे उत्पन्न होता है, गोबर वगैरह कैसे जमा किया जाता है, घरेलू अपशिष्ट जमा करके मिथेन गैस निकाल के उसका कैसे आपका प्रयोग होता है, डाइजेस्टर वगैरह डाल करके, ठीक है, उसको आप लिख सकते थे। विंड मिल, पवन ऊर्जा को लिख सकते थे। विंड मिल कैसे आपका टरबाइन के माध्यम से चलता है ना, टरबाइन उसमें लगा हुआ होता है जनरेटर में, जनरेटर से फिर विद्युत उत्पादन होता है। सोलर एनर्जी को आप लिख सकते थे, ठीक है। सोलर एनर्जी में किस तरीके से एमार्फस सिलिकॉन या फोटोवोल्टाइक सेल का प्रयोग से आपका कैसे डायरेक्ट जो है, जो सन रेज आता है वो विद्युत में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्मल सेक्शन में आपका सोलर का यूज होता है, सोलर पॉन्ड के बारे में आप लिख सकते थे कि किस तरीके से गर्म किया जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, पानी को। उसके बाद उसके हीट से न सिर्फ आपका वाटर सप्लाई वगैरह किया जाता है, फिर तरह तरह के आपका उसका जो वाष्प निकलता है उससे एनर्जी क्रिएट करने में फिर मदद मिलता है। सिंपल थर्मल सेक्शन में अगर आप आइए तो पानी गर्म करना, सोलर कुकर, ठीक है, जो डायरेक्ट अलग अलग छोटे छोटे यंत्रों के माध्यम से होता है। तो इन किसी दो का आपको अच्छी तरह से वर्णन कर देना था जिसमें आप कंफर्म हो, ठीक है। तो यही था आपका दोनों पेपर जिसका विश्लेषण मैंने कर दिया है, और जिनका अच्छा गया है इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, ज्यादा इंतजार मत कीजिए, है ना, क्योंकि लास्ट स्टेज है, 100 मार्क्स है। और जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इसका स्टेज क्या होगा, ठीक है, इस पर हम लोग आज या कल में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन जिनका एग्जाम अच्छा गया है, अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, ठीक है, अगले स्टेज के लिए तैयार होने का समय है, ठीक है। और रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आएगा। और 11वें जेपीएससी का जहां तक वैकेंसी की बात है, तो कई तरह के जो है न्यूज आ रहे हैं, जैसे 11वां से 16वां भी आ सकता है, हालांकि कुछ भी कंफर्म न्यूज नहीं है। दूसरा, 300 से अधिक सीट्स कुछ हो सकते हैं, 305-10 सीट हो सकते हैं, ठीक है, अप्रैल माह में आ सकता है। इस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा आप अगर देना चाहते हैं 11वां जेपीएससी फेस करना चाहते हैं, तो आज से आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। खुद करना चाहते हैं कीजिए, और हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीजीएल के लिए हो या 11वां जेपीएससी के लिए हो, जेपीएससी मेंस के लिए हो। 9661163344 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।